Welcome to this concept explainer, brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 11 यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक वेव नेचर ऑफ मैटर को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट ना बचे। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई फास्ट बॉलर बॉल फेंकता है तो वो एकदम सीधी जाती हुई दिखती है, एक पार्टिकल की तरह। हाँ बिल्कुल। कभी उसमें कोई वेव या कोई लहर जैसा कुछ देखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बॉल तो एक सॉलिड चीज है, वो तो सीधी ही जाती है। वेव जैसा तो कुछ नहीं होता उसमें। एग्जैक्टली। अब यहीं पर एक मजेदार बात आती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। वो इतने पावरफुल हैं कि हम एटम्स तक देख सकते हैं। पर पता है उनमें लाइट की जगह क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम से चीजों को देखते हैं। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन से? हाँ, लेकिन देखने के लिए तो लाइट वेव्स चाहिए होती हैं, है ना? एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल से इमेज कैसे बन सकती है? ये तो कुछ समझ नहीं आया। यही तो इस टॉपिक का सबसे कमाल का आइडिया है। इसने पूरी फिजिक्स को मतलब हिला कर रख दिया था। इस आइडिया को कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली? हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, नेचर लव सिमेट्री। मतलब यूनिवर्स को बैलेंस पसंद है। सिमेट्री कैसे? देखो, अगर लाइट, जिसे हम हमेशा से एक वेव मानते आए हैं, वो पार्टिकल यानी फोटोन जैसा बिहेव कर सकती है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हमेशा से पार्टिकल्स मानते हैं, वो वेव्स जैसा बिहेव नहीं कर सकते? ओह वाओ! तो आप कह रहे हैं कि हर चीज के दो चेहरे हैं, एक पार्टिकल वाला और एक वेव वाला। मतलब वो क्रिकेट बॉल भी एक वेव है। अजीब है पर सच है। उस क्रिकेट बॉल की भी एक वेव है। अब इसको आसानी से समझने के लिए एक गिटार की स्ट्रिंग इमेजिन करो। ठीक है। जब उसे प्लग करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, पर क्या वो किसी भी रैंडम अजीब सी शेप में वाइब्रेट कर सकती है? नहीं, उसका तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है। या तो एक पूरा लूप बनता है या दो लूप्स। हमेशा एक बहुत ही नीट शेप में वाइब्रेट करती है। बिल्कुल सही, उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। सिर्फ वही वेव पैटर्न्स बनते हैं जो स्ट्रिंग के दोनों सिरों पर परफेक्टली फिट हो जाते हैं। अब यही लॉजिक एटम पर लगाओ। सोचो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे एक सर्कुलर गिटार स्ट्रिंग हो। ओके, एक गोल स्ट्रिंग जैसा। हाँ, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव है, वो भी तभी एग्जिस्ट करेगी जब वो उस पूरे सर्कुलर पाथ में घूमकर वापस आने पर खुद से परफेक्टली जुड़ जाए। अच्छा। मतलब अगर वेव पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जहां से शुरू हुई थी वहां आकर ठीक से नहीं जुड़ती, मतलब आउट ऑफ फेज हो जाती है, तो वो वेव खुद को ही कैंसिल कर देगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली। और वो वेव एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट्स में ही रहते हैं। ओह। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में उनकी वेव एक स्टेबल स्टैंडिंग वेव बनाती है। वो बीच में कहीं भी नहीं हो सकते। यही है मैटर का वेव नेचर इन एक्शन। ये तो अमेजिंग है। मतलब एटम की स्टेबिलिटी का राज ये है। हाँ, अब चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इस आइडिया को मैथमेटिकली कैसे लिखता है। ओके। इस परफेक्ट फिट वाली वेव की लेंथ या वेव लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। इक्वेशन 11.5 है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच पी इज इक्वल्स टू एच एम वी। इसमें ये लैम्डा, पी, एच, एम, वी, ये सब क्या है? गुड क्वेश्चन। यही डी ब्रॉगली रिलेशन है, और ये फिजिक्स की सबसे सुंदर इक्वेशंस में से एक है। देखो, लेफ्ट साइड में है लैम्डा यानी वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा मतलब वेव की लंबाई। हाँ, ये एक प्योर वेव प्रॉपर्टी है। और इक्वेशन की राइट साइड में है पी यानी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, एमवी। राइट। अब मास और वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक पार्टिकल की। एक वेव का मास नहीं होता। तो पी एक प्योर पार्टिकल प्रॉपर्टी है। तो एक तरफ वेव, दूसरी तरफ पार्टिकल। और इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को कौन जोड़ रहा है? बीच में है एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का मैजिक नंबर है। तो ये इक्वेशन वेव वर्ल्ड और पार्टिकल वर्ल्ड के बीच एक छोटा सा ब्रिज है। वाओ! तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट की एक वेवलेंथ होती है, चाहे वो बॉल हो या इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल। और इस फॉर्मूला से एक चीज एकदम साफ है, वेवलेंथ लैम्डा और मोमेंटम पी में कैसा रिलेशन है? पी नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इनवर्स रिलेशन है। एग्जैक्टली। मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ही छोटी वेवलेंथ।
और मोमेंटम ज्यादा कब होगा? जब या तो मास बहुत ज्यादा हो या वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो। ओके, सो हेवी एंड फास्ट ऑब्जेक्ट्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is PROFS sam.com. चलो इसको आसान नंबर से समझते हैं। वही क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बॉल का मास है 150 ग्राम यानी 0.150 kg ठीक है। और उसे 30 ms की स्पीड से फेंका गया, तो उसका मोमेंटम P = mv कितना हुआ? 0.150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5। 4.5 kg/ms। करेक्ट। अब इसकी जी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। लैम्डा = h/p। h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो वेवलेंथ हुई 6.63 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4.5। इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है करीब 1.47 × 10⁻34 मीटर्स। 10⁻34। ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू है। इसको तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक एटम का न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर्स का होता है। ये तो उससे भी पता नहीं कितने गुना छोटा है। एग्जैक्टली ये इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि इसको मेजर करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए हमें क्रिकेट बॉल हमेशा एक पार्टिकल ही दिखती है। उसकी वेव नेचर हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है। ओके, अब समझ आया कि बॉल वेव जैसी क्यों नहीं दिखती। तो फिर इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है? ग्रेट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रॉन को देखो, उसका मास बहुत ही कम है, करीब 9.1 × 10⁻³ kg। हाँ, बहुत हल्का होता है। मान लो उसको हमने एक्सेलरेट किया, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इस एनर्जी पर जब हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है करीब 0.123 नैनोमीटर्स। 0.123 नैनोमीटर्स मतलब 1.23 × 10⁻⁻10 मीटर्स। ये वैल्यू तो सुनी हुई लगती है। ये तो एक्स-रेज की वेवलेंथ की रेंज में है। और एटम्स का साइज भी तो इसी ऑर्डर का होता है। बिंगो, यही की पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उस स्केल की है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, और वो एटम के साइज के कंपैरेबल है। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन एटम से टकराता है तो वो एक वेव की तरह इंटरैक्ट करता है। इसीलिए वो डिफ्रैक्शन दिखाता है। बिल्कुल, और इसीलिए हम उसे माइक्रोस्कोप में यूज कर पाते हैं। और एक और कमाल की बात, याद है एटम्स चैप्टर में हमने बोर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था? हाँ, कि एंगुलर मोमेंटम mvr = nh2π होता है। पर तब ये नहीं समझा था कि ऐसा क्यों होता है। बस एक रूल की तरह याद कर लिया था। डी ब्रॉगली ने इसका क्यों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अलाउड ऑर्बिट्स वही हैं जिनके सरकमफरेंस में इलेक्ट्रॉन की वेव पूरी फिट हो जाए, स्टैंडिंग वेव बन जाए। हाँ, यानी सरकमफरेंस 2πr शुड बी इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर n ऑफ वेवलेंथ्स लैम्डा। तो 2πr = n लैम्डा। ठीक है। अब इसमें लैम्डा की जगह hvm डाल दो, तो 2πr = nhmv। बस रीअरेंज करो, mvr को लेफ्ट में ले आओ और 2π को राइट में। mvr = nh/2π। ओ माय गॉड! तो बोर का पोस्टुलेट कोई रैंडम रूल नहीं था। वो असल में मैटर के वेव नेचर का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ये तो सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। चलो अब हम कुछ ऐसी कॉमन गलतफहमियों की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे मुझे एक डाउट आ रहा है, ये जो वेवलेंथ है लैम्डा, क्या इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इतना बड़ा है? मतलब उसका फिजिकल साइज वेवलेंथ सुनकर साइज वाली फीलिंग आती है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही पहली सबसे बड़ी गलती है। स्टूडेंट सोचते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल का फिजिकल साइज है, पर यह बिल्कुल गलत है। तो फिर ये क्या बताती है? वो ये बताती है कि पार्टिकल का वेव नेचर किस स्केल पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ 10⁻34 मीटर है, जो उसके अपने साइज से बहुत छोटी है, इसलिए वेव नेचर इररिलेवेंट है। पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻10 मीटर है, जो एटम के साइज के बराबर है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एटम से इंटरैक्ट करेगा तो उसका वेव नेचर डोमिनेंट हो जाएगा। तो याद रखो, वेवलेंथ साइज नहीं, वेव बिहेवियर का स्केल है। ओके, समझ गई। Wavelength is not the size, it's the scale at which wave properties become noticeable. ठीक है। अब दूसरी गलती, स्टूडेंट्स को लगता है कि फास्ट पार्टिकल मतलब ज्यादा मोमेंटम, तो उसकी वेव भी बड़ी होगी। उन्हें लगता है ज्यादा मोमेंटम मतलब ज्यादा वेवलेंथ। हाँ, ये इंट्यूशन तो आती है कि फास्ट मतलब पावरफुल, तो वेव भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन फॉर्मूला को ध्यान से देखो, लैम्डा = h/p। मोमेंटम p कहाँ है? डिनोमिनेटर में, नीचे। तो इसका मतलब लैम्डा और p में इनवर्स रिलेशन है। अगर p बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। राइट।
इनवर्स रिलेशन। तो अगर मोमेंटम ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, ये याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने के लिए कुछ सिंपल मेमोरी ट्रिक्स यूज करते हैं। एक सिंपल फ्रेज तो यही है, डी ब्रॉगली, h ओवर मोमेंटम। सिंपल। h ओवर मोमेंटम, ठीक है, ये तो आसान है। एक जेस्चर भी ट्राई कर सकते हो, अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करो। ओके। मान लो ये एक हाई मोमेंटम फास्ट मूविंग सॉलिड पार्टिकल है, एकदम कॉम्पैक्ट। इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी है ना? अब हाथ को ढीला छोड़कर फिंगर्स को फैलाओ, जैसे एक वेव हो। ये है लो मोमेंटम, एक फैली हुई वेव। इसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो टाइट फिस्ट छोटी वेव, खुला हाथ बड़ी वेव। अरे वाह, ये अच्छा विजुअल है। मुट्ठी मतलब हाई मोमेंटम छोटी वेवलेंथ, और खुली हथेली मतलब लो मोमेंटम बड़ी वेवलेंथ। ये हेल्प करेगा। एक और तरीका है, सोचो हर पार्टिकल एक गाना गाते हुए चलता है। उस गाने की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा इक्वल्स टू hp। ओके। क्रिकेट बॉल इतनी भारी और फास्ट है, हाई पी, कि उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है, मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि वो गाना हमें सुनाई ही नहीं देता, जैसे डॉग विसल होती है। अच्छा। और इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है, लो पी, कि उसकी वेवलेंथ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज में आती है और हम उसके गाने को सुन सकते हैं। गाने वाला पार्टिकल, ये तो मजेदार है पर हमेशा याद रहेगा। क्रिकेट बॉल की विसल और इलेक्ट्रॉन का स्लो सॉन्ग। तो अब इस पूरी डिस्कशन को 3 आसान एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। ओके। नंबर 1, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है, जिसे डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। इसका वेवलेंथ फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। पॉइंट 1, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। डन। नंबर 2, बड़ी चीजों जैसे एक बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी होती है कि उसे ना तो मेजर किया जा सकता है, न ही उसका कोई असर दिखता है। पॉइंट 2, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैव नेग्लिजिबल वेवलेंथ। गॉट इट। और नंबर 3, छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम काफी कम होता है, इसलिए उनकी वेवलेंथ मेजरेबल होती है और एटॉमिक डायमेंशंस के बराबर होती है। इसीलिए वो क्लियरली वेव नेचर दिखाते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन। पॉइंट 3, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स शो मेजरेबल वेव नेचर। परफेक्ट। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF Sam, right? Yes, PROFSAM.com. Happy learning!